हेलो बच्चों, मैं श्रीमती प्रेम परिहार, सहायक आचार्य, राजकीय भांगड़ महाविद्यालय डिडवाना और यूट्यूब वीडियो की श्रृंखला में आज हम आपको बीकॉम पार्ट सेकंड का पेपर सेकंड पढ़ाएंगे। इस पेपर के अंदर पहले हम आरबीआई एक्ट और भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। इसी श्रृंखला में अगला हमारा जो टॉपिक होगा वह है बैंकिंग कंपनीज उपक्रम अधिग्रहण एवं अंतरण अधिनियम 1970। जैसा कि मेरे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया कि भारत में व्यापारिक बैंकों की स्थापना के पश्चात वे बैंक केवल अपने हित के लिए कार्य करते थे। सरकारी उद्देश्यों की पूर्ति उनके लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं थी। अपना लाभ अधिकतम करना उनकी प्रमुख आवश्यकताओं में से एक था। ऐसे दशा के अंदर बैंकों को योजना के अनुरूप चलाना एक बड़ी समस्या थी और सर्वहित करना सबसे बड़ा जिम्मा सरकार के पास था, क्योंकि बैंक केवल बड़े बड़े व्यापारियों को ही ऋण आदि की सुविधाएं प्रदान करती थी। बैंक केवल एक क्षेत्र विशेष, जैसे कि बड़े औद्योगिक क्षेत्र है, वही स्थापित होते थे। ग्रामीण क्षेत्रों में, पिछड़े क्षेत्रों में बैंकों की शाखाएं बहुत कम थी। ऐसी दशा के अंदर देश में व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने का कदम उठाया गया। अनेक चुनौतियों के बावजूद यह देखा गया कि बैंक जो है वो अगर ग्रामीण क्षेत्रों में, पिछड़े क्षेत्रों में अगर स्थापित होता है तो उसका लाभ सभी को ज़्यादा मिल पाएगा और हमारी योजनाओं के अनुरूप हम उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकेंगे। इसके लिए हमने 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। फिर सबसे बड़ी समस्या थी कि राष्ट्रीयकरण औद्योगिक बैंकों से निकाल करके एकदम से हम अगर सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में अगर बैंकों की स्थापना करेंगे तो उसका विरोध होना भी लाजमी था। ऐसी दशा के अंदर उच्चतम न्यायालय द्वारा समस्त आपत्तियों को दूर करने के लिए राष्ट्रपति जी, उस समय के जो राष्ट्रपति थी वाराहगिरी वेंकटगिरी, जिन्होंने 1969 से 1974 के बीच में अपना कार्य किया, उन्होंने 14 फरवरी 1970 को एक नया अध्यादेश जारी किया और इन 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जिसे बाद में संसद द्वारा बैंकिंग कंपनी उपक्रम अधिग्रहण एवं अंतरण अधिनियम 1970 के रूप में पारित कर दिया गया। एक अध्यादेश बन गया और 31 मार्च 1970 को राष्ट्रपति जी ने इस अधिनियम पर अपनी स्वीकृति प्रदान की। इस प्रकार यह अधिनियम जो है वो अपने अस्तित्व में आ गया। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान क्या हैं। इस अधिनियम में 14 बड़े व्यापारिक बैंकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों के रूप में परिणत करने तथा उनकी प्रबंध व्यवस्था को नया स्वरूप देने के संदर्भ में अनेक प्रावधान किए गए। साथ ही राष्ट्रीयकृत बैंकों की क्षतिपूर्ति एवं अधिग्रहण के संदर्भ में भी प्रावधान किए गए, क्योंकि बैंकों को क्षतिपूर्ति देने के लिए भी अनेक नियम बनाए गए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक कोई भी अपनी शाखाएं लगाना ही नहीं चाहता था, क्योंकि वे लाभ के उद्देश्य से बने थे। और जब राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, समाज के हित के लिए उन बैंकों को सार्वजनिक कर दिया गया, तो उनकी अंशों की क्षतिपूर्ति करने के लिए भी नियम बनाए गए। इस अधिनियम के अंतर्गत बैंकिंग कंपनीज नियमन अधिनियम 1949 तथा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 के बैंकिंग प्रावधानों की पालना भी करनी अनिवार्य कर दी गई। यहाँ हम ये देखते हैं कि इस नए अधिनियम में राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए कुछ अतिरिक्त प्रावधान भी बनाए गए और उन अतिरिक्त प्रावधानों का हम यहाँ एक एक करके अध्ययन करेंगे। पहले है निजी बैंकों का अधिग्रहण एवं नए स्वीकृत बैंकों की स्थापना। राष्ट्रीयकृत बैंकों का प्रभावी स्थापना करना देश हित के लिए बहुत आवश्यक था और ये बैंक जो थे ये अपने पूर्व नाम से ही 19 जुलाई 1969 से स्थापित माने गए।
राष्ट्रीयकृत बैंक के रूप में। नाम पहले वाला ही था, जो जिस नाम से ये चल रहे थे उसी नाम से आगे भी चलते रहेंगे। बस फ़र्क इतना था कि अब ये सार्वजनिक बैंक हो गए, यानी सरकारी बैंक हो गए। दूसरा है इसकी चुकता पूंजी के बारे में। चुकता पूंजी अधिनियम की धारा 3(2) तथा 3(3) के अधीन प्रत्येक नए राष्ट्रीयकृत बैंक की चुकता पूंजी उतनी ही रखी गई जितनी उसके पुराने नाम में थी, किंतु सारी अंश पूंजी केंद्र सरकार में निहित एवं आवंटित समझने का प्रावधान किया गया। यानी कि ये जो पहले उनकी पूंजी थी, अब वो केंद्र सरकार की यानी सरकारी पूंजी हो गई, और यह माना गया कि यह पूंजी सरकार ने ही उन्हें दी गई है, क्योंकि पहले हम बता चुके हैं क्षतिपूर्ति उनको दी गई थी। अगला है हमारा नए बैंकों की स्थापना। अधिनियम की धारा 3 उपधारा 4 में इन नए राष्ट्रीयकृत बैंकों की स्थापना की व्यवस्था की गई, जिसके अनुसार इन बैंकों को यह अधिकार मिला कि वह एक सामान्य मुहर और शाश्वत अधिकार वाली निगमित संस्था के रूप में होंगे, और उन्हें संपत्ति प्राप्त करने, बेचने और रखने का अधिकार दिया गया। इन बैंकों को अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट करने यानी प्रसंविदा करने, अपने नाम से वाद प्रस्तुत करने तथा प्रतिवाद प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया। अगला है नए बैंकों का अंतरण तथा नाम से द तथा लिमिटेड शब्द का प्रयोग हटाने का प्रावधान। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत तत्कालीन निजी बैंकिंग उपक्रमों जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया, नए राष्ट्रीयकृत बैंकों को अंतरित किए जाने का प्रावधान किया गया। इन नए राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम तत्कालीन पुराने बैंकों के नाम से ही रखे जाने का प्रावधान किया गया, परंतु इनके पुराने नाम के आगे से द तथा लिमिटेड शब्द को हटाने का प्रावधान किया गया। अगला है नए राष्ट्रीयकृत बैंकों का व्यवसाय का प्रावधान। 1970 के अधिनियम में भी नए राष्ट्रीयकृत बैंकों को भारतीय बैंकिंग कंपनी नियमन अधिनियम 1949 की धारा 5 उपधारा बी तथा 6 उपधारा 1 में यह उल्लिखित बैंकिंग के सामान्य व्यवसाय तथा अन्य संबद्ध कार्यों को करने की अनुमति दी गई। अगला नए राष्ट्रीयकृत बैंकों का प्रबंधन। इस अधिनियम की धारा 7(2) के अंतर्गत इन बैंकों के कामकाज और व्यवसाय का सामान्य अधीक्षण, निर्देशन, प्रबंधन का कार्य संचालक मंडल में निहित होने का प्रावधान किया गया। इस हेतु प्रबंध संचालक मंडल की अधिकतम संख्या एवं हटाने का अधिकार भी शामिल किया गया। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त प्रथम संचालक मंडल के सदस्यों की संख्या 7 से अधिक नहीं होगी। केंद्र सरकार बैंक के हित में आवश्यक समझे जाने पर प्रथम संचालक मंडल के किसी भी संचालक को उसके पद से हटा सकेगी। संचालक मंडल द्वारा तथा तत्संबंधी योजना का अधिकार। संचालक मंडल का गठन तथा तत्संबंधी योजना का अधिकार। अधिनियम की धारा में भारत सरकार को इन राष्ट्रीयकृत बैंकों के संचालक मंडलों का गठन तथा उसके संबंध में आवश्यक योजनाएं क्रियान्वित करने का अधिकार दिया गया। यह भी प्रावधान किया गया जिसके द्वारा संचालक मंडल में संबद्ध बैंकों के कर्मचारी और जमाकर्ताओं के प्रतिनिधि, कृषकों, श्रमिकों और शिल्पकारों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों को भी शामिल किया गया। संचालक मंडलों के नियमन के बनाने का अधिकार। अधिनियम में नए राष्ट्रीयकृत बैंकों के संचालक मंडल को बैंकों के कार्य संचालन हेतु यह भी अधिकार दिया गया कि सभी प्रकार के मामलों के नियमन यानी रेगुलेशन करने का अधिकार संचालक मंडल को ही होगा, पर ऐसे नियमन बनाने से पूर्व उसे भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार की अनुमति लेनी आवश्यक होगी। अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया
कि जब तक नए राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए उनसे संबंधित संचालक मंडलों द्वारा बनाए गए नियमनों की प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक अंतरिम अवधि में बैंकों के अंतर्नियमों यानी उनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नियमों, उपनियमों तथा उनके द्वारा प्रदत्त आदेशों को ही राष्ट्रीयकृत बैंकों के नियमनों के रूप में माना जाएगा। अगला है केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना। अधिनियम के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रीयकृत बैंक अपने कार्य संपादन में उन सब निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करेंगे जो रिजर्व बैंक के परामर्श से केंद्रीय सरकार द्वारा सार्वजनिक हित से संबंधित नीति विषयक मामले दिए जाएंगे। राष्ट्रीयकृत बैंकों की प्रबंध योजना बनाने का प्रावधान। इस अधिनियम की अंतर्गत केंद्र को राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए प्रबंधन योजना बनाने का अधिकार दिया गया। इसके संदर्भ में मुख्य बातें इस प्रकार है। राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रबंध संचालक मंडलों का गठन केंद्र सरकार करेगी, जिसमें निम्नलिखित निदेशकों का समावेश किया जाएगा। पूर्णकालिक निदेशक संचालक जिसे भी कह सकते हैं, जिनकी संख्या 2 से अधिक नहीं होगी। उनमें से एक प्रबंध निदेशक होगा। निदेशक बैंक के कर्मचारियों के लिए से लिया जाएगा, यानी जो वर्क कर रहे हैं उन्हीं में से लिया जाएगा, जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा संबद्ध बैंकों की प्रतिनिधि यूनियनों द्वारा प्रस्तुत 3 नामों की एक सूची में से लिए जाने का प्रावधान है। एक निदेशक केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों के उन कर्मचारियों में से नियुक्त किया जाएगा जो वहां काम नहीं कर रहे, जो कर्मकार नहीं हैं। एक निदेशक जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया जाएगा। 3 निदेशक ऐसे व्यक्ति होंगे जो केंद्र सरकार के मतानुसार कृषकों, श्रमिकों तथा शिल्पकारों के हितों का प्रतिनिधित्व कर सकते हों। एक निदेशक रिजर्व बैंक की अनुमोदन से रिजर्व बैंक के कर्मचारियों में से लिया जा सकेगा और एक निदेशक केंद्र सरकार का अधिकारी होगा। एक निदेशक अथवा एक से अधिक किंतु अधिकतम 5 निदेशक ऐसे विषयों के विशेषज्ञों में से लिए जा सकेंगे जो केंद्र सरकार के मतानुसार अपने ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव से राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्य में उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। इस प्रकार संचालक मंडल का जब हमने गठन किया तो हमने ये दिमाग में रखा कि ये बैंक जब सार्वजनिक होंगे तो हमारी देश के योजना काल में जो उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति करने में सहायक होने चाहिए। आपने देखा है कि इसके अंदर कृषकों, श्रमिकों और शिल्पकारों के हितों को प्रतिनिधित्व करने के लिए भी संचालक मंडल के अंदर निदेशक की नियुक्ति का प्रावधान किया गया, जो यह बताता है कि योजना काल के अंदर हमें लक्ष्य प्राप्त कैसे करने हैं, उसके लिए बैंक हमारे किस प्रकार सहायक या मददगार होंगे, उनके बारे में इस अधिनियम के अंदर प्रावधान किए गए। अगला बिंदु संचालक मंडलों के चेयरमैन तथा प्रबंध निदेशक। राष्ट्रीयकृत बैंकों की प्रबंध योजना के तहत इन उपरोक्त निदेशकों में से केंद्र सरकार किसी एक को बोर्ड का सभापति नियुक्त करेगी, जो बोर्ड की बैठकों का सभापतित्व करेगा और किसी भी एक निदेशक को बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त करेगी, जो बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करेगा। यदि केंद्र सरकार चाहे तो इन दोनों पदों पर एक ही व्यक्ति की नियुक्ति की जा सकती है। राष्ट्रीयकृत बैंकों की प्रबंध समिति का गठन एवं उसके अधिकार। इस समिति में बैंक का चेयरमैन, प्रबंध निदेशक, रिजर्व बैंक के अधिकारी में से
मनोनीत निदेशक तथा केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत अधिकारी निदेशक के अतिरिक्त केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट निदेशक भी शामिल होंगे, जिनकी अधिकतम संख्या 4 से अधिक नहीं हो सकती। यह प्रबंध समिति उन अधिकारों का प्रयोग करेगी जो संचालक मंडल द्वारा उन्हें सौंपे हैं। संचालक मंडलों द्वारा सलाहकार समितियों का गठन एवं उनके कार्य। इस अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों में संचालक मंडलों द्वारा सलाहकार समितियों के गठन का भी प्रावधान किया गया है। ये समितियां संचालक मंडल द्वारा सौंपे गए कार्यों का संपादन करेगी तथा उनके द्वारा सौंपे गए विषयों पर सलाह देगी। सलाहकार समितियों का गठन करने का अलावा बैंक के निर्देशकों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को भी इन समितियों में सदस्य बनाए जाने का प्रावधान इस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए 5 प्रादेशिक सलाहकार समितियों का भी गठन करने का प्रावधान रखा गया है। राष्ट्रीयकृत बैंकों की प्रबंध योजना में 5 क्षेत्रों के लिए अलग अलग प्रादेशिक सलाहकार समितियां नियुक्त करने का प्रावधान भी किया गया है। ये समितियां अपने अपने क्षेत्रों की बैंकिंग संबंधी समस्याओं की समीक्षा करेगी तथा रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार के विचार में अपनी उपयुक्त सिफारिशें प्रस्तुत करेंगी। इन समितियों में केंद्र सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों के अतिरिक्त संबद्ध राज्यों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रतिनिधियों को शामिल किए जाने का प्रावधान है। इन समितियों का मुख्य कार्य ये है कि वे अपने क्षेत्र के अंदर जो भी बैंकिंग संबंधी समस्याएं हैं उनको विचार करने के लिए केंद्र सरकार को अपनी सिफारिश भेज सकती है। सिफारिश मानना न मानना यह केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर करता है। अगला है, केंद्र सरकार को राष्ट्रीयकृत बैंकों के पूंजी आकार में वृद्धि का अधिकार। इस अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत नए बैंकों की पूंजी आकार में वृद्धि करने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है, किंतु इस धारा 9 की उपधारा 2 के अधीन ऐसे बैंकों की प्रदत्त पूंजी अधिक से अधिक 15 करोड़ रुपए ही हो सकेगी। अगला है, राष्ट्रीयकृत बैंकों के लेखे एवं अंकेक्षण संबंधी प्रावधान। अधिनियम की धारा के अंतर्गत ऐसे राष्ट्रीयकृत बैंकों की लेखा पुस्तकें प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर को बंद हो जाएगी तथा संतुलित हो जाएंगी। अधिनियम के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक बैंक रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति से ऐसे अंकेक्षक नियुक्त कर सकता है जो कंपनियों के अंकेक्षक होने योग्य है। केंद्र सरकार के परामर्श से रिजर्व बैंक ऐसे अंकेक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करेगा। अधिनियम की धारा के अंतर्गत अंकेक्षकों को बैंकों की सभी लेखा पुस्तकों, लेखों, प्रलेखों को न्यायोचित समय में देखने व जांच करने का अधिकार होगा। आवश्यकता पड़ने पर वह अंकेक्षक बैंक के अभिरक्षक यानी कस्टोडियन अथवा किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी से खातों के संबंध में पूछताछ करने का अधिकारी होगा। इसके अतिरिक्त बैंक के अंकेक्षकों की जांच पड़ताल करने में अपनी सहायता किसी लेखापाल अथवा किसी अन्य व्यक्तियों को नियोजित करने का भी अधिकार होगा और इसका वह बैंक वहन करेगा। बैंक अधिनियम की धाराओं में यह भी प्रावधान किया गया है कि अन्य बैंकिंग कंपनी की भांति ही इन बैंकों के अंकेक्षक अपने अंकेक्षण प्रतिवेदन तथा प्रमाण पत्र देंगे तथा ऐसे लेन देन की जानकारी भी देंगे जो उनकी जानकारी में नहीं आए हैं। अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया है कि अंकेक्षक का प्रतिवेदन केंद्र सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा और उसकी एक एक प्रति क्रमशः रिजर्व बैंक तथा संबंधित बैंक को भेजी जाएगी। इस प्रकार इस अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों के लेखे और उनके अंकेक्षण के संदर्भ में बहुत विस्तृत व्यवस्था की गई है, जिससे यह पता लगाया जाना
आसान हो सकता है कि कौन से लेन देन जो हैं संदिग्ध हैं और बैंक जो है हमारी उद्देश्य अनुरूप काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगला है राष्ट्रीयकृत बैंकों के लाभ का वितरण। इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि समस्त बैंकिंग प्रावधानों की पूर्ति के पश्चात राष्ट्रीयकृत बैंक को लाभ हानि खाते में से जो लाभ शेष रहे उसे केंद्र सरकार को हस्तांतरित कर दिया जाए। चूँकि राष्ट्रीयकरण के बाद में ये बैंक सरकारी बैंक बन गए थे तो इनके लाभ पर भी सरकार का ही अधिकार था। तो ऐसी स्थिति में समस्त वैधानिक प्रावधानों की पूर्ति करने के पश्चात जो भी लाभ बचता था वो केंद्र सरकार को हस्तांतरित किया जाना आवश्यक था। अगला है राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा संबंधी प्रावधान। इस अधिनियम के अंतर्गत यह प्रावधान किए गए कि राष्ट्रीयकरण से पूर्व उस बैंक में जो अधिकारी कर्मचारी थे वे समस्त राष्ट्रीयकरण होने के बाद भी उसी तरह अधिकारी एवं कर्मचारी माने जाएंगे तथा उन्हीं सेवा शर्तों पर कार्यरत रहेंगे जैसे कि वह राष्ट्रीयकरण से पूर्व बैंक में थे। अगला है राष्ट्रीयकृत बैंकों में कर्तव्यपरायणता एवं गोपनीयता का दायित्व। इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि परंपराओं का विधि सम्मत पालन सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में प्रचलित पद्धतियों, व्यवहारों एवं परंपराओं का अनिवार्य रूप से पालन किया जाएगा जब तक कि विधि द्वारा अथवा अन्य किसी कारण से अपेक्षित न हो। अगला सूचनाओं की गोपनीयता। ऐसे बैंकों में गोपनीय सूचनाओं को रखा जाएगा। वे सूचनाएं जो विभिन्न घटकों से संबंधित हैं, वैधानिक दृष्टि से आवश्यक होने पर इन सूचनाओं को प्रकट भी किया जा सकता है। ऐसे ही कोई अपने बैंक की समस्त जानकारी किसी को नहीं देगा। अगर कोई नियम के अंतर्गत है कि ये सूचनाएं देनी है तो वह देने के लिए बाध्य है, अन्यथा वह अपने सभी कार्यों को गोपनीय रखेगा। कर्तव्यपरायणता एवं गोपनीयता की शपथ। राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रत्येक निदेशक, अंकेक्षक, सलाहकार, अधिकारी तथा कर्मचारी को अपने पद पर कार्यभार संभालने से पूर्व कर्तव्यपरायणता और गोपनीयता की शपथ निर्धारित प्रपत्र में लेना अनिवार्य है। राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशकों का दायित्व। इस अधिनियम में राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशकों, स्थानीय बोर्ड अथवा कमेटी सदस्यों के दायित्व संबंधी प्रावधान किए गए हैं, जिसमें बैंक को होने वाली हानि, व्यय, कमी अथवा दोष के संदर्भ में वे व्यक्तिगत उत्तरदायी नहीं होंगे। बैंक द्वारा प्राप्त किसी संपत्ति अथवा प्रतिभूति के मूल्य में कमी अथवा उसके स्वामित्व में उत्पन्न दोष से होने वाली हानि अथवा बैंक के किसी ग्राहक ऋणी के दिवालिया हो जाने, उसके गलत कार्य के कारण हुई हानि और अपने पद का कार्य संपादन करने के संबंध में किए गए कार्य से हुई हानि। यानी अगर ये इस तरह की अगर हानियाँ होती है तो उसके लिए बैंक के निदेशक, स्थानीय बोर्ड और कमेटी सदस्य जो हैं वह उत्तरदायी नहीं होते हैं। किंतु साथ ही अधिनियम में यह भी प्रावधान दिया गया है कि यदि ऐसी हानि, व्यय, कमी या दोष बैंक के किसी निदेशक अथवा सदस्य के द्वारा जानबूझकर किए गए कार्यों अथवा उसकी चूक के कारण होती है तो उन्हें इस प्रावधान का लाभ नहीं मिलेगा और वे इस हानि, व्यय और दोष के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। क्षतिपूर्ति का अधिकार। इस अधिनियम के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के कस्टोडियनों, अधिकारियों, कर्मचारियों, भारत सरकार और रिजर्व बैंक के अधिकारियों को अपने पदों की कर्तव्य पालन करने के संबंध में जो भी व्यय अथवा हानि उठानी पड़ेगी या उठानी पड़ी है तो उनकी पूर्ति, क्षतिपूर्ति जो हम कह रहे हैं, संबंधित बैंक द्वारा किए जाने का स्पष्ट प्रावधान है। परंतु इस अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया है
कि यदि ऐसा व्यय या हानि राष्ट्रीयकृत बैंकों के कस्टोडियनों, अधिकारियों, कर्मचारियों अथवा केंद्र सरकार रिजर्व बैंक अधिकारियों द्वारा जानबूझकर किए गए कार्यों अथवा चूक के कारण हुई है, तो उपरोक्त क्षतिपूर्ति का अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं होगा और वे इसके लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी माने जाएंगे। राष्ट्रीयकृत बैंकों का नियमन। इस अधिनियम के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि संचालक मंडल को राष्ट्रीयकृत बैंकों के नए नियमों की रचना करने का अधिकार होगा, किंतु ये नियमन बैंकिंग कंपनीज उपक्रम अधिग्रहण एवं अंतरण अधिनियम 1970 के अथवा किसी अन्य योजना के असंगत नहीं होने चाहिए। यानी वे रेगुलेशन बना सकते हैं, नियमन कर सकते हैं, परंतु ऐसे नियमन इस विधान के विरोध में या अन्य किसी विधान के या योजना के विरोध में या विपरीत नहीं होना चाहिए। नए नियमों को बनाए जाने से पूर्व बैंकों के अंतर्नियम, नियम अथवा उपनियम अथवा आदेश ही नए राष्ट्रीयकृत बैंकों पर लागू माने जाने का प्रावधान है। यानी जब तक नियम नहीं बनाए जाएंगे तब तक पूर्व की स्थिति के जो अंतर्नियम हैं, नियम हैं या उपनियम हैं या इससे संबंधित कोई आदेश हैं, वे इन राष्ट्रीयकृत बैंकों को स्वीकार करना आवश्यक होगा और उनके अंतर्गत ही इनको कार्य करना होगा। अब बैंकिंग कंपनीज उपक्रम अधिग्रहण एवं अंतरण अधिनियम 1970 के प्रमुख प्रावधानों को आप समझ गए होंगे और अगर आपको इस टॉपिक के संदर्भ में कोई भी विसंगति पूछनी है या बात पूछनी है या प्रश्न करने हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, उनके अंदर जो आपको असाइनमेंट दिया जाता है वह आपको करना अनिवार्य होता है। इसका आप भी ध्यान रखें। घर में रहें और स्वस्थ रहें।